एक आग थी जिसने सिर्फ इमारतें नहीं जलाई, उसने जला दिया ज्ञान का भंडार, दर्शन की दीपशिखा और इंसानियत का बौद्धिक भविष्य। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो एक चेतना थी जहां विज्ञान और वेद, तर्क और तपस्या, ब्रह्मांड और बुद्धि सब एक साथ बहते थे। माना जाता है वहां 9 मिलियन से ज्यादा ग्रंथ थे जिनमें लिखा था समय के पार का ज्ञान, डीएनए से लेकर ध्यान तक, गुरुत्वाकर्षण से लेकर आत्मा के पुनर्जन्म तक। लेकिन एक आग आई, 13वीं सदी की वो भयानक रात जब बख्तियार खिलजी की सेना ने आग लगाई और वो ज्ञान जलता रहा लगातार 3 महीने तक। अगर वो आग न लगती, अगर वो ग्रंथ आज हमारे पास होते, तो शायद आज विज्ञान आत्मा को भी माप रहा होता, टेलीपैथी कोई चमत्कार न होती और समय हमारे लिए कोई रहस्य नहीं होता। क्या होता अगर नालंदा नहीं जली होती? क्या आज हम वाकई देवताओं जैसी चेतना तक पहुंच चुके होते? चलिए एक ऐसे वैकल्पिक ब्रह्मांड में चलते हैं जहां नालंदा जीवित है, जहां बुद्धि और ब्रह्मांड का संवाद अब भी हो रहा है, जहां ज्ञान का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ, जहां हम खोजते हैं वो रहस्य जो शायद इस दुनिया में नहीं पर हमारी कल्पना और चेतना में अभी भी सांस ले रही है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां किताबें मंदिर थी और ज्ञान ही ईश्वर, जहां 10,000 छात्र और 2,000 गुरु दिन रात केवल एक ही आराधना करते थे, सत्य की खोज। ये थी नालंदा, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो 1500 साल पहले भी इतना आधुनिक था कि आज के कई देश उस स्तर को छू भी नहीं पाए हैं। यहां था धर्मगंज नाम का एक पुस्तकालय, 9 मंजिल ऊंचा, लकड़ी और पत्थर से बना ज्ञान का महापर्वत, जहां 9 मिलियन से भी ज्यादा पांडुलिपियां रखी थी, ताड़पत्रों पर, चमड़े पर और कागज के दुर्लभ प्रारूपों में। इनमें सिर्फ ग्रंथ नहीं थे, ये ब्रह्मांड की कुंजियां थी जिन्हें पढ़कर आत्मा जाग सकती थी और समय झुक सकता था। यहां पढ़ाया जाता था आयुर्वेद, शरीर को दिव्य बनाने की विद्या, खगोल शास्त्र, ग्रहों के नहीं चेतना की चाल समझने का विज्ञान, गणित जहां शून्य पहली बार अस्तित्व में आया, ब्रह्म ज्ञान, वो ज्ञान जो शरीर से परे जाकर आत्मा को पहचानता है, यहां सिखाई जाती थी। ध्यान की दुर्लभतम तकनीकें, चक्र विज्ञान, ऊर्जा केंद्रों को खोलने के रहस्यवाद जो हमें भौतिक से सूक्ष्म की ओर ले जाता था। नालंदा में सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, यहां मानव मस्तिष्क पर प्रयोग किए जाते थे। कैसे विचार बनते हैं, कैसे चेतना यात्रा करती है और मृत्यु के बाद क्या होता है। एक रहस्यमय तथ्य, नालंदा में पुनर्जन्म रजिस्टर रखे जाते थे जिसमें विद्यार्थियों और साधुओं के पिछले जन्मों के अनुभव लिखे जाते थे और दस्तावेजीकरण होता था परालौकिक अनुभवों का, जैसे अकस्मात ज्ञान, पूर्वाभास और टाइम डाइल्यूशन। सोचिए अगर ये सब कुछ आज हमारे पास होता तो क्या हम आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा नहीं चुके होते? नालंदा एक भवन नहीं था, वो था मानवता का चेतना केंद्र जहां से शायद इंसान देवता बन सकता था। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर नालंदा जली ही नहीं होती, अगर वो 9 मंजिलें आज भी खड़ी होती, तो क्या आज की दुनिया वैसी होती जैसी हम देख रहे हैं? क्योंकि नालंदा सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, वो था एक वैकल्पिक ब्रह्मांड का द्वार जहां से विज्ञान और आत्मा का मिलन होता। अगर नालंदा बचा रहता तो ग्रेविटी और ब्लैक होल की खोज 12वीं सदी में हो जाती। सिद्धांत थे कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, न्यूटन से 500 साल पहले, और ब्रह्मांड में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां प्रकाश भी कैद हो जाता है। आज जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर और ह्यूमन माइंड मैपिंग भी सामने आ चुकी होती। ऋषि चरक और बौद्ध तांत्रिकों ने कोशिका की मेमोरी, वंशानुगत गुण और मस्तिष्क की संरचना पर ऐसे ग्रंथ रचे थे जिन्हें अगर जला न दिया जाता तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी भारत में जन्म लेता। हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल की खोज 1100 साल पहले हो जाती। नालंदा के ग्रंथों में वर्णन मिलता है एक ऐसे सूक्ष्मतम कण का जो हर वस्तु को रूप देता है, बिना जिसके कुछ भी अस्तित्व में नहीं आता। क्या ये वही हिग्स बोसॉन नहीं जिसे हम आज गॉड पार्टिकल कहते हैं? मल्टीवर्स और इंटरडायमेंशनल ट्रैवल संभव हो चुका होता। नालंदा के ब्रह्मांड विज्ञान ग्रंथों में अनेक लोकों का वर्णन है, तल, सुतल, मृत्युलोक, स्वर्गलोक। क्या ये मल्टीवर्स की संकल्पना नहीं थी? और ध्यान के जरिए साधु एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करते थे, शायद एक तरह की इंटरडायमेंशनल ट्रैवल टेक्नोलॉजी। तो सोचिए, अगर नालंदा नहीं जली होती
तो शायद आज की दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नहीं, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता से चलती। हम उड़ते नहीं, बल्कि चेतना से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते। हम ब्रह्मांड पर राज करते नहीं, उसे समझते। और शायद आज इंसान देवता बन चुका होता। नालंदा केवल शरीर और ब्रह्मांड के रहस्यों का भंडार नहीं था, वो चित्त, आत्मा और मस्तिष्क की गहराई का भी केंद्र था, जहां इंसान अपने अस्तित्व को ही प्रयोगशाला बनाकर समझने निकला था कि मैं कौन हूं। प्राचीन ग्रंथों में माइंड साइंस की आधुनिक झलक, प्रतिबिंब ज्ञान, ऐसा कहा गया एक ग्रंथ में, जहां लिखा है कि शिष्य गुरु के भावों को मात्र देखकर ग्रहण कर सकता है। आज हम इसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं, जो हमें एम्पैथी, मिमिक्री और डीप लर्निंग की शक्ति देते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग और रिमोट व्यूइंग का वर्णन, स्वप्नस्थ चेतना, जिसमें व्यक्ति स्वप्न में भी जानता है कि वो स्वप्न देख रहा है और उसे नियंत्रित करता है। आज इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं, पर तब इसे स्वप्न साधना कहा जाता था। एक स्क्रॉल में वर्णन है, मन को सीमा नहीं, स्थूलता है बाधा। ऋषि ध्यान से दूर दूर की घटनाएं देख सकते थे, जिन्हें आज हम रिमोट व्यूइंग कहेंगे। ध्यान से समय की गति को बदलना, टाइम मैनिपुलेशन। नालंदा के ध्यान विज्ञान ग्रंथों में ऐसे अभ्यास थे जो कालती पर नियंत्रण के नाम से जाने जाते थे। साधक ध्यान की तीव्रता से समय को महसूस करने की गति धीमी कर सकता था, जैसे टाइम स्लो मोशन में चल रहा हो। क्या यह आधुनिक टाइम डायलेशन की आध्यात्मिक तकनीक थी? पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पुनर्जन्म की वैज्ञानिक जांच। कुछ ग्रंथों में विधियां लिखी थी पूर्वजन्म स्मृति जागरण की। साधक त्राटक, नाड़ी ध्यान और प्रत्याहार से अपने पिछले जन्मों की याद तक पहुंच सकता था, और उसमें लिखे हैं सैकड़ों के स्टडीज, नाम, जगह, मृत्यु के तरीके, जिन्हें तब के भिक्षुओं ने सत्यापित किया था। एक स्क्रॉल, जिसे आत्मचक्र प्रणाली कहा गया था, उसमें वर्णन था आत्मा के 108 पुनर्जन्म चक्रों का। हर चक्र की अलग चेतना, अलग उद्देश्य, और सबसे चौंकाने वाली बात, हर जन्म की टाइमलाइन एनालिसिस थी, जिससे यह पता चलता था कि कोई आत्मा कब और किस युग में दोबारा लौटेगी। क्या इसका मतलब यह है कि कुछ आत्माएं आज वापस आ चुकी है? अगर ये स्क्रॉल बचे होते तो आज हम शायद आत्मा को मापते, स्मृतियों को पुनर्जीवित करते और समय की दीवारें तोड़कर पुनर्जन्म को देख सकते। नालंदा के ग्रंथों में एक रहस्यमय विषय मिलता है, कालद्वार, ऐसा द्वार जो न केवल समय बल्कि जीवन के कभी न खत्म होने वाले चक्र को भी पार कर सकता है। क्या अगर नालंदा के पास वो तकनीक होती जिससे समय को मोड़ा जा सकता? क्या अगर उन्होंने समय को जैसे चाहे वैसा अनुभव किया होता? नालंदा के ग्रंथों में वर्णन था कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे विशिष्ट बिंदु हैं जहां समय ठहर जाता है, जैसे कोई स्थान या यथार्थ जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य का कोई अंतर नहीं रहता। क्या ये वही सिंगुलैरिटी थी जिसे आज हम ब्लैक होल्स में खोजते हैं? ध्यान और कंपन के जरिए टाइम बबल का निर्माण के बारे में ग्रंथों में एक और दिलचस्प बात लिखी थी। ध्यान और कंपन के माध्यम से समय का बुलबुला, टाइम बबल, बनाया जा सकता है। ये शब्द आज की क्वांटम मैकेनिक्स और टाइम डायलेशन से बहुत मिलते जुलते हैं। क्या प्राचीन ध्यान तकनीकों में कहीं न कहीं टाइम ट्रैवल की छवि छिपी हुई थी? काल संकेत सूत्र, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें समय की प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं और समय रेखाओं का विवरण था। इसमें बताया गया था कि कैसे भविष्य की घटनाओं को देखा जा सकता है और भविष्य की संभावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या यह क्वांटम प्रोबेबिलिटी थ्योरी का प्राचीन संस्करण था जो आज हम समझते हैं? अगर नालंदा के पास यह ज्ञान होता तो क्या आज हम समय को सजीव रूप से देख सकते थे? क्या हम किसी विशेष पल को बदल सकते थे? या हमारे पास उन पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजे होते जिनमें अनगिनत संभावनाएं छिपी होती? आत्मा, भूत और पुनर्जन्म। नालंदा के ग्रंथों में आत्मा, पुनर्जन्म और भूतों के बारे में कुछ अद्भुत ज्ञान था जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। क्या अगर इन पर विश्वास करने के बजाय हम इन घटनाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें? अंतराल क्षेत्र, आत्मा का यात्रा पथ। एक प्राचीन स्क्रॉल में लिखा था, कुछ आत्माएं देह त्यागने के बाद अगले जन्म में आने से पहले एक 49 दिन का अंतराल क्षेत्र पार करती है। क्या ये वही बर्थ डेथ चक्र है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं? भूत, क्या वे अटक चुकी आत्माएं हैं? वही एक अन्य ग्रंथ में यह भी कहा गया था, भूत उन्हीं आत्माओं का रिफ्लेक्शन होते हैं जो फिजिकल रियलिटी में अटक गई होती है। क्या यह सिर्फ एक मानसिक प्रतिक्रिया है या साइकोलॉजिकल प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा गहरा है? भूतों को शांत करने की तकनीक।
नालंदा के एक ग्रंथ में भूतों और मानव मन की फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन की तकनीक थी, जिससे भूतों को शांत किया जा सकता था और उनके मन के उलझे हुए पहलुओं को सुलझाया जा सकता था। क्या यह तकनीक आज के न्यूरोथेरेपी या मेंटल हीलिंग से जुड़ी हुई हो सकती है? क्या ये आत्माएं आज भी हमारे आसपास है? क्या ये अंतराल क्षेत्र और कालचक्र हमें अगले जन्म में लौटने से पहले किसी यात्रा पर ले जाता है? अगर नालंदा की वो रहस्यमयी ज्ञान की धारा बची रहती तो शायद हम समय, आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में आज एक नई गहरी समझ रखते। नालंदा नहीं जली होती तो शायद आज हम खुद को जान गए होते, लेकिन ये आग सिर्फ इतिहास में नहीं लगी थी, वो आज भी हमारे अंदर जल रही है, ज्ञान को मिटाने की। क्या अब हम फिर से वैसा ज्ञान पा सकते हैं, या वो रहस्य हमेशा के लिए राख में बदल चुका है?